जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने मास वेट डेंसिटी का क्लास किए थे, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन किए थे। आज हम दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो हीट एंड टेम्परेचर से दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन हीट और टेम्परेचर से ही पूछा गया था। तो हम लोग दोस्तों आज हीट और टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड या PYQ क्वेश्चन कहेंगे, और पूरा टॉपिक को रिवीजन पूरा टॉपिक का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा। तो आगे से दोस्तों कंटिन्यू रखूँगा आखिर। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? यूनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि यूनी कपड़े जो हैं दोस्तों, जो यून के कपड़े होते हैं, वो जाड़े के मौसम में क्यों पहनते हैं? जाड़े के मौसम में क्यों पहनते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक चीज बात को समझिएगा कि हीट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन वो हीट ट्रांसफर कैसे होता है? ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हीट है। क्या है? हीट है। और यहाँ का तापमान कितना है दोस्तों, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कितना है, मान लेते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस है। और इधर का तापमान कितना है, यानी कि इस वस्तु का तापमान क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस है। या तो कोई व्यक्ति मान लेते हैं, मनुष्य है, तो मनुष्य है कोई दोस्तों, तो मनुष्य का तापमान लगभग कितना होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का शरीर का तापमान क्या होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये मनुष्य है, तो मनुष्य का तापमान कितना है, 98 फ़ारेनहाइट है। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, वातावरण हो गया। क्या हो गया? वातावरण हो गया। तो वातावरण में दोस्तों, वातावरण का या एटमॉस्फेयर का तापमान क्या होता है, कम होता है। यानी कि जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन तापमान अगर ठंडी के दिनों में बात करें तो और कम हो जाता है। तापमान क्या होता है, और कम हो जाता है। तो हीट हमेशा ट्रांसफर जो होता है, चाहे कोई भी फॉर्म हो, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, वो हमेशा हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है। एनर्जी कहाँ पे, हमेशा हायर से लोअर ट्रांसफर होता है एनर्जी। तो ये दोस्तों मनुष्य का शरीर है, जिसमें तापमान क्या है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और वातावरण का तापमान क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है कि जब वातावरण का तापमान कम है तो हमारे शरीर से तापमान का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। हमारे शरीर से क्या होगा, तापमान का ट्रांसफर होगा। और तापमान जब शरीर का ट्रांसफर होगा तो हमें क्या होगा, ठंड महसूस होगा। क्योंकि हमें हमारे शरीर से तापमान बाहर चला जाएगा तो हमें क्या होगा, ठंड महसूस होगा, क्योंकि हमारा तापमान बाहर चला गया है। तो उस तापमान को हमारे शरीर के अंदर ही रोके रखने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी का वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं, ऊनी का वस्त्र पहनते हैं। ऊनी का ऊनी का स्वेटर या तो वस्त्र जो होता है वो पहनते हैं, ऊनी का स्वेटर, ऊनी का स्वेटर वगैरह पहनते हैं। तो ऊनी का स्वेटर जो है दोस्तों क्या है, ये उष्मा का कुचालक है। मतलब ऊनी की स्वेटर से क्या होता है, उष्मा प्रवाह नहीं होता है, यानी कि उष्मा पास नहीं करता है। तो शरीर से जो तापमान निकलता है, उस तापमान को क्या करता है, स्वेटर रोक के शरीर के अंदर ही रहता है, इसके अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है और हमें ठंडी महसूस नहीं होती है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में या जाड़ों के मौसम में या ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, ऊनी के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि स्वेटर यूनी के कपड़े क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, और उससे हीट बाहर नहीं होता है। तो उष्मा का बुरा चालक है, बिल्कुल गलत। हाँ बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, पहला ही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उष्मा का क्या है, बुरा कुचालक है, उष्मा पास होता ही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले ईयर में पहले पूछे गए हैं, जो कि आगे भी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उबलते जल अथवा जल की वाष्प किसका तापक्रम अधिक होता है? दो चीज यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दो चीज बातें को समझिएगा। पहली बात क्या है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स बॉक्स है,
यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, यानी कि दो बॉक्स है दोस्तों, और यहाँ पे दो बॉक्स है इधर। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि उबलता हुआ पानी है, क्या है, उबलता हुआ पानी है, क्या है दोस्तों, उबलता हुआ पानी है, यानी कि ये हीट है, पानी का क्या है, हीट है, ये पानी हीट है। और दूसरे में क्या है, ये जल वाष्प है, क्या है, जल वाष्प है, जल वाष्प है, जल वाष्प है, क्या है दोस्तों, जल वाष्प है। तो अब इसका तापमान और इसका तापमान में क्या होगा दोस्तों, तापमान की बात करें तो जो हीट है वो तापमान होगा, या जो ज्यादा हीट है, उष्मा अधिक है, वो तापमान होगा, या वो तापमान होगा। तो देखिए दोस्तों, उबलते जल, उबलते, ये जलवाष्प बन चुका है, ये उबलता हुआ जल है, उबलता हुआ जल, उबलता हुआ जल। हम क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों पहले, कि पानी को जब हम, पानी अगर उबलता है, इसका मतलब क्या है कि वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, पहुंच चुका है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी पहुंच चुका है, इसलिए पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है। और जब जलवाष्प बनता है, इसका मतलब भी क्या है दोस्तों, कि पानी का तापमान क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका है, क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका है। लेकिन दोस्तों दोनों के तापमान की बात करें तो दोनों का तापमान क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों का तापमान क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है। भले ही ये उबल रहा है, ये उबल रहा है, ये जलवाष्प बन चुका है, यानी कि जब जलवाष्प इसमें है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि गुप्त उष्मा, यानी कि लेटेंट हीट क्या है, ज्यादा है, क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ज्यादा है। तो लेटेंट हीट ज्यादा है, लेकिन तापमान दोनों का क्या है, सेम है, तापमान दोनों का क्या है, सेम है। अगर इन दोनों में से पूछा जाता कि गुप्त उष्मा किसमें अधिक है, तो गुप्त उष्मा किसमें अधिक है दोस्तों, उबलते हुए, उबलते हुए क्या है, उबलते हुए जल में क्या है, सॉरी, जलवाष्प में क्या होगा, ज्यादा गुप्त उष्मा होगा, और हीट जो उबल रहा है पानी, उसमें गुप्त उष्मा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि उबलता हुआ, यानी कि तापमान दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तापमान दोनों का सेम होगा, यानी तो उबलते जल का, जल के वाष्प का, किसी का भी नहीं, तो किसी का भी नहीं, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तापमान दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लेकिन गुप्त उष्मा की बात करें, या उष्मा की बात करें कि उष्मा सबसे अधिक किसमें होगा, तो जो जलवाष्प होगा उसमें क्या होगा, उष्मा अधिक होगा। तो यहां पे लिख देता हूं दोस्तों कि जलवाष्प में, जलवाष्प में उष्मा, जलवाष्प में उष्मा जो होगा, उबलते पानी की तुलना में अधिक होगा, उबलते, उबलते हुए पानी की तुलना में, उबलते हुआ, उबलते हुए, उबलते हुए पानी की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन तापमान दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो किसी का तापमान यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, तापमान दोनों का सेम होगा। लेकिन जलवाष्प में उष्मा, या गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं, वो ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बाल्टी गुनगुना जल एक प्याला खोलते जल की अपेक्षा ज्यादा बर्फ गला देगा, क्योंकि, देखिए दोस्तों सेम को यहाँ पे दोस्तों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, यानी कि हमने क्या बताया दोस्तों, कि दो ठो यहाँ पे क्या है, बॉक्स है, जिसमें क्या है, एक में क्या है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये क्या है, एक छोटा सा प्याला है, ये क्या है, बड़ा प्याला है, यानी कि एक बाल्टी है, ये क्या है, बड़ा बाल्टी है, इसमें पानी क्या है, भरा हुआ है, इसका क्या है, पानी भरा हुआ है, जिसमें क्या है, गुनगुना हुआ जल है। गुनगुना गल जल कहने का मतलब दोस्तों, गुनगुना जल मतलब कि कम तापमान है, इसका तापमान क्या है, कम है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा, पानी की मात्रा क्या है इसमें, ज्यादा है। और एक क्या है, छोटा सा प्याला है, ये क्या है, छोटा सा प्याला है, जिसमें पानी जो है दोस्तों कम होगा, पानी क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये पानी क्या है, खोल रहा है, उबल खोलता जल है, तो तापमान इसका क्या होगा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो गुनगुना पानी है, यानी कि इसका तापमान ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस होगा, या 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ज्यादा ज्यादा तापमान। तो इसमें पानी की मात्रा लेकिन क्या है दोस्तों, ज्यादा है। अगर हम एक कप पानी को अगर गर्म करेंगे, तो कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 2 से 3 मिनट में ये पानी क्या होगा, खोलने लगेगा।
कप वाला पानी। लेकिन बाल्टी का पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो ये पानी क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। इसको खौलाने के लिए क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। तो जब ये ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब इसमें जो गर्म करने में उष्मा की खपत होगा, वो क्या होगा, गुप्त उष्मा, यानी कि उष्मा की जो खपत होगा वो ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, बाल्टी को यानी ज्यादा पानी को गर्म करने के लिए हमें उष्मा की क्या होगा, उष्मा की ज्यादा जरूरत होगा। उष्मा की क्या होगा, ज्यादा जरूरत होगा। लेकिन कम पानी को खौलाने के लिए हमें कम उष्मा की जरूरत पड़ेगा, यानी कि तुरंत 2 ही मिनट में हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में पानी ये क्या होगा, कप का खोलना शुरू कर देगा। तो ये कप यानी कि कम समय लगेगा इसमें। कम समय लगेगा तो कम उष्मा भी इसमें होगा। कम उष्मा भी होगा। कम क्या होगा, उष्मा भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो अधिक गुप्त उष्मा की बात करें या उष्मा अधिक होगा, तो बाल्टी में अधिक होगा, बाल्टी वाले पानी में, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। लेकिन कप का पानी का वॉल्यूम क्या है, कम है। इसीलिए अगर जल की अपेक्षा क्या होगा, जल की अपेक्षा ज्यादा बर्फ गला देगा, तो बाल्टी क्या करेगा, जल की यानी कि इसकी कप के तुलना में ये क्या करेगा, ज्यादा बर्फ बर्फ को गला सकता है। क्या है, ज्यादा बर्फ को गला सकता है। तो यहाँ पे बाल्टी का आयतन अधिक है। बाल्टी का आयतन तो अधिक है, सही है। लेकिन इसके अंदर क्या है, बाल्टी के आयतन की वजह से क्या है, उष्मा अधिक है। बाल्टी में पानी अधिक है, बाल्टी के पानी में क्या है, उष्मा अधिक है। ये दोनों, ये भी सही हो सकता है। अगर नीचे ऑल ऑफ द एबव होता तो सही आंसर हो जाता। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कि बाल्टी के पानी का आयतन अधिक है, और आयतन अधिक की वजह से क्या होगा, उसमें उष्मा क्या होगा, अधिक होगा। और उष्मा अधिक होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ज्यादा बर्फ को गला सकता है एक कप खोलते हुए पानी की तुलना में। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहाड़ों पर ठंड बर्फ पड़ने के समय नहीं बल्कि बाद में अधिक पड़ती है, इसका कारण है। इसका कारण है। तो ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, जो कि यानी कि टेक्निकल आरआरबी भोपाल में 2000 यानी कि 1999 में पूछा गया है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब पहाड़ों में, जैसे जम्मू कश्मीर की ही बात कर लेते हैं, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, शिमला मनाली में लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, बर्फ गिरता है। क्या गिरता है, बर्फ गिरता है। जैसे कि ये क्या है, सतह है यहाँ पर, यहाँ पे ये क्या है, सतह हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, बर्फ गिरता है। क्या है, बर्फ गिरता है। ये हमारा सारा का सारा क्या है, वायुमंडल है। ये क्या है, वायुमंडल है। ये हमारा इधर क्या है, वायुमंडल है। तो जो जब बर्फ गिरता है दोस्तों, बर्फ अभी जैसे कि मान लेते हैं कि बर्फ गिर रहा है, तो बर्फ गिर रहा है अभी, तो अभी ठंडा नहीं लग रहा है। अभी जो हो रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है। लेकिन जब ये बर्फ गिरने के दोस्तों 10 15 या 20 मिनट यानी कि 20 25 मिनट के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद, हमें क्या होगा, ठंडा महसूस होने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता ये क्यों है दोस्तों, क्योंकि देखिए, हमने पहले क्या कहा दोस्तों, कि टेम्परेचर या तापमान जो होता है, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट हमेशा क्या करता है, ट्रांसफर करता है। हीट हमेशा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और वो भी किधर ट्रांसफर करेगा, हायर से लोअर टेम्परेचर पर हीट हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर करता है। तो बर्फ का तापमान, बर्फ क्यों बना दे, तो बर्फ जो है वो क्या है, पानी का बूंद ही है। लेकिन पानी बर्फ क्यों बन गया, क्योंकि उसका पानी के तापमान को निकाल लिया गया है। अगर पानी के तापमान को अगर हम निकाल लेंगे, तो वो पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी कि पानी का बर्फ का तापमान क्या है, माइनस में होगा। बर्फ का तापमान की बात करें तो क्या होगा, माइनस में होगा। और वायुमंडल का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। बर्फ का तापमान क्या होगा, माइनस में होगा। बर्फ का तापमान क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन वायुमंडल का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। बर्फ की तुलना में तो क्या होगा, अधिक होगा। तो जब बर्फ का की तुलना में वायुमंडल का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तो ये वायुमंडल का तापमान क्या होगा, इस बर्फ को गलाने के लिए, यानी कि उष्मा फिर ट्रांसफर करेगा हायर से लोअर। तो वायुमंडल से हीट जो होगा, उष्मा बर्फ की ओर ट्रांसफर होगा, तो बर्फ क्या करेगा, पिघलना शुरू कर देगा। बर्फ क्या करेगा, पिघलना शुरू कर देगा। तो बर्फ जब पिघलना शुरू कर देगा, तो हमें क्या होगा, ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर या तो शिमला मनाली में जहां में रहे, ऐसी स्थिति में, या पहाड़ों वाले क्षेत्र में ऐसा होगा। तो वायुमंडल से क्या करेगा, हीट को ये
आकर्षित करेगा, बर्फ को पिघलाने के लिए ये खींचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बर्फ हवा को ठंडा करता है। बर्फ हवा को ठंडा करता है क्या? नहीं। बर्फ का ताप बाद में गिरने लगता है? नहीं। बर्फ गलने के लिए आसपास की वस्तुओं को ठंडा करता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हाँ, ये तो ये भी आंसर हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये इससे ज्यादा सूटेबल क्या है कि बर्फ गलने के लिए वायुमंडल से उष्मा ले लेता है। उष्मा को क्या करता है? ले लेता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उष्मा के आंतरिक तुल्यांक का मान होता है। आंतरिक तुल्यांक का मान होता है कि दोस्तों हम क्या जानते हैं, हमने पहले बता दिया दोस्तों कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। 4.2 जूल होता है। और अर्घ की बात करें दोस्तों, तो एक अर्घ बराबर कितना होता है? 10⁷। 10⁷ क्या होता है? जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना है? 4.2 जूल। और एक अर्घ बराबर कितना है? 10⁷ जूल। 10⁷ जूल है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि अर्घ बट्टा कैलोरी रखा गया है, यानी कि इन दोनों को दोस्तों क्या किया गया है? मिक्स किया गया है। तो इसको हटाओ। इन दोनों को दोस्तों ऐड करके क्या बनाया गया है कि 4.2 जूल, 4.2 जूल इंटू 10⁷ अर्घ, यानी कि इन दोनों को मिला करके क्या बनाया गया है? अर्घ अपॉन कैलोरी। अर्घ बट्टा कैलोरी। अर्घ बट्टा कैलोरी। अर्घ बट्टा कैलोरी। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मान निर्भर है। विशिष्ट ऊष्मा का मान निर्भर, देखिए दोस्तों हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो Q हमारा क्या दर्शाता है यहाँ पर? हीट। Q हमारा क्या दर्शाता है? हीट को दर्शाता है। M हमारा मास यानी कि द्रव्यमान को दर्शाता है। S डेल्टा टी हमारा क्या दर्शाता है? चेंज इन टेम्परेचर को दर्शाता है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में क्या बताता है? परिवर्तन बताता है, तापमान में परिवर्तन। और एस क्या बताता है दोस्तों? स्पेसिफिक हीट के बारे में बताता है। स्पेसिफिक हीट। एस क्या बताता है? स्पेसिफिक हीट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है दोस्तों, ये किस पर डिपेंड करता है? ये क्या है? किस पर डिपेंड करता है? ये पूछा गया कि विशिष्ट ऊष्मा का मान निर्भर है, तो किस पर निर्भर करता है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं, हर एक तत्व या पदार्थ, जितने पदार्थ है सभी पदार्थ का क्या है? अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे एक पेपर लिया, पेपर जैसे कागज, कागज या पेपर जो होता है, उसको अगर हम जलाएंगे तो ये क्या होगा? तुरंत जल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम एक मोटी लकड़ी को जलाएंगे तो ये भी जलेगा, लेकिन थोड़ा लेट जलेगा। अगर एक लोहे को हम यहाँ पे जलाने की बात करेंगे, ये क्या था? लकड़ी था। और अगर एक लोहा को जलाने की बात करेंगे तो ये क्या दोस्तों? जलेगा। ये तो बहुत अधिक तापमान पर ये क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में मेल्ट कर जाएगा। तो हर एक को जलाने के लिए या गर्म करने के लिए अलग अलग ऊष्मा की आवश्यकता होता है। अलग हर एक पदार्थ को, यानी कि जितने पदार्थ है इस धरती पर, सभी को जलाने के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत होता है। जैसे कि पेट्रोल की बात करें, यानी कि फ्लैश पॉइंट जिसको कहते हैं दोस्तों, जैसे पेट्रोल जिस तापमान पे जल जाए उसे क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। यानी कि आग जिस पॉइंट पे, जिस तापमान पे आग लग जाए उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट कुछ और होता है, पेपर का फ्लैश पॉइंट कुछ और होगा, लकड़ी का फ्लैश पॉइंट कुछ और होगा, लोहे का फ्लैश पॉइंट कुछ और होगा। इस तापमान पर ये आग लग जाएगा। तो पदार्थ का जो स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करता है? उसके मटेरियल पर, कि वो क्या चीज का है, क्या चीज का है। यानी कि स्पष्ट रूप से वो किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ पर डिपेंड करता है कि तो स्पेसिफिक हीट हर एक पदार्थ का क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी? तो देखिए दोस्तों, जल का विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम। 1 कैलोरी पर ग्राम।
1 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि जल में क्या होता है, अगर 1 ग्राम जल की बात करें तो उसमें 1 कैलोरी उष्मा होता है। 1 ग्राम जल की बात करें तो 1 ग्राम क्या होता है, उष्मा होता है। 1 ग्राम उष्मा होता है डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे इसका कितना होता है, जल का 1 है। इसके अलावा तांबा की बात करें दोस्तों तो तांबा का 0.1 होता है। पारा की बात करें तो पारा का 0.3 होता है। 0.3 होता है विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट या तो विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। तो ये 0.1 और ये 0.3। तो यहाँ पे जल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा कि विशिष्ट उष्मा। देखिए दोस्तों, सभी पदार्थों में से कोई भी पदार्थ दे दे तो सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसका किसका होता है, जल का ही होता है, चाहे कोई भी पदार्थ दे दे। तो यहाँ पे जल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, रेखीय प्रसार की बात करें यानी कि थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में दोस्तों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम लोहे को या किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, यानी कि बहुत से पदार्थ होते हैं जिसको हीट करने पर, गर्म करने पर वो क्या होता है, फैलता है। वो क्या होता है, फैलता है। जैसे कि रेलवे ट्रैक में दोस्तों गैप छोड़ा जाता है, तो क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में रेलवे का ट्रैक जो होता है लोहे का, वो फैलता है। तो उस गैप को भरने के, यानी कि गैप गैप नहीं अगर छोड़ेगा तो रेलवे ट्रैक फट सकता है, इसीलिए उसमें गैप छोड़ा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हीट किया जाएगा, तो जैसे कि इसका लेंथ पहले कितना था, पूरा मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ एल था, लेकिन जब इसमें तापमान को बढ़ाया गया, इसका टोटल लेंथ एल था, लेकिन जब इसको हीट किया गया, तापमान इसमें दिया गया, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया डेल एल का। क्या आया, डेल एल का। तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाता है वो लेंथ इंटू अल्फा, अल्फा डेल्टा टी, यानी कि डेल एल क्या होगा, चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में परिवर्तन। एल क्या हो जाएगा, एल हमारा ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा छड़ का या किसी लोहे का, और ये अल्फा हमारा क्या दर्शाता है, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन को दर्शाता है। अल्फा क्या दर्शाता है, लीनियर, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को दर्शाता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल या तो लीनियर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। तो तो लीनियर एक्सपेंशन आने के यहाँ इस अल्फा का ऐसा ही मात्रक हमें पूछा गया दोस्तों, क्या होगा, तो अल्फा को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी उस तरफ ले जाएंगे। तो डेल एल ऊपर हो जाएगा, फिर ये एल नीचे, फिर ये डेल्टा टी क्या होगा, नीचे। तो ये डेल एल का अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, मीटर। और एल का भी लेंथ हमारा था, इसका भी क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा। और टेम्परेचर का क्या होगा, या तो डिग्री सेल्सियस कह लो या तो केल्विन कह लो। तो यहाँ पे मीटर मीटर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा का एसआई यूनिट क्या होगा, पर यूनिट डिग्री सेल्सियस। नीचे क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। अब इसी डिग्री सेल्सियस को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस इसके पावर नीचे पावर कुछ नहीं, क्या है, एक है। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस, यानी कि सी के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी के पावर -1 यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा टर्म थोड़ा सा आ गया है, अ, सुधार देता हूँ इसको। सी के पर पावर क्या होगा, -1, सी के पावर क्या हो जाएगा, -1, सी के पावर -1, सी के पावर -1, या तो 1/सी, 1/सी, या तो सी के पावर -1। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या था, थर्मल एक्सपेंशन था। आगे भी दोस्तों मैं पीछे पहले बता चुका चुका हूँ कि एक क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है उसको बीटा से शो करते हैं। और अल्फा जो होता है दोस्तों वो 2 बीटा के क्या होता है, बराबर होता है। और एक क्या होता है, एरियल एक्सपेंशन होता है, जिसको हम गामा से दर्शाते हैं। तो जो गामा होता है, 3 गामा के बराबर अल्फा होता है। तो ये बात को भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तो यह अंतर फॉर हाइट पैमाने पर क्या
पैमाने पर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर के बारे में बोला गया है कि दो वस्तुओं के ताप में अंतर, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 डिग्री सेल्सियस का है, 25 डिग्री सेल्सियस का है। तो अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में है, तो यही टेम्परेचर को अगर फ़ारेनहाइट में हम चेंज करेंगे तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या, C/5 इक्वल टू C/5 इक्वल टू F-32 तो ये इस फॉर्मूले से हम अगर चाहें दोस्तों तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से आंसर नहीं लाना है, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर चेंज इन टेम्परेचर यानी कि सेल्सियस में चेंज की बात बोला गया है और इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, चेंज इन सेल्सियस टेम्परेचर अपॉन 5 इक्वल टू चेंज इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अपॉन 9। चेंज इन सेल्सियस टेम्परेचर अपॉन 5, चेंज इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अपॉन 5। तो यहाँ पे सेल्सियस में कितना दिया गया है, सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, अपॉन 5 हो जाएगा इक्वल टू अपॉन 5 इक्वल टू चेंज इन फ़ारेनहाइट अपॉन 9 तो 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25 तो 9 बचे 45, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में जो हो जाएगा, यानी कि फ़ारेनहाइट में अंतर कितने का होगा, 45 फ़ारेनहाइट होगा। कितने का होगा, 45 फ़ारेनहाइट, यानी कि बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, परम शून्य ताप हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि 0 डिग्री केल्विन जो होता है ये हमारा क्या होता है, परम शून्य ताप कहलाता है। 0 डिग्री केल्विन जो है दोस्तों ये क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है 0 डिग्री 0 केल्विन। अब इसी को दोस्तों हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला C/5 F-32/9, फिर केल्विन में क्या होता है K-273/5 तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक बार फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं, फिर डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू डाटा को याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए। तो हम पहले इसका इक्विवेलेंट यानी कि इसको इक्वल करेंगे, इसको हम लोग समतुल्य करेंगे। तो समतुल्य करेंगे, तो समतुल्य करने पर क्या 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 डाटा है दोस्तों, एफ माइनस 32 F-32/9 के अप माइनस 273/5, यानी कि के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो F-32/9 के बराबर 0 रख, के बराबर क्या होगा 0, यानी कि -273/5। अब इस 5 को दोस्तों क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, इस 5 में नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं और ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ऊपर एक अंक के बाद हम दशमलव आराम से बैठा देंगे, यानी कि एक पॉइंट बैठा देंगे। तो F-32/9 इक्वल टू, यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर 2 × 7 = 14 के 4, बाकी हाथ 1, फिर 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 10, तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब इस 9 से इधर गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54 के 4, 9 × 6 = 54 के 4, बाकी हाथ 5, फिर 9 9 9 × 36, 36 से 5 41, बाकी हाथ 4, फिर 9 बचे 45 और 4, 45 4 49, 45 4 49, और नीचे एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, दशमलव, फिर यहाँ पे अभी भी F-32 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 491 माइनस 0.4, और माइनस इधर माइनस है
लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो है अभी भी हमारा क्या है, माइनस में ही है, क्योंकि ये माइनस में था, यहाँ पे माइनस में है, तो अभी भी ये क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो ये क्या होगा, माइनस में। अब ये माइनस है बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 32, यानी कि 491, 491.4, फिर 32 0, यानी कि 4 से 4 जीरो, यानी कि 9, 11 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9। 11 में 2 जाएगा तो 9 बच कितना गया, यानी कि 8, 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में 3, तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 4, यानी कि 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यही दोस्तों, अगर यही फॉर इसको क्या करना है, सेल्सियस में पूछा जाए कि परम शून्य ताप क्या होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, C/5 इक्वल टू K-273/5। ये 5 से 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, कट जाएगा। तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, यानी कि ये जीरो, ये क्या है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे एक क्या निकल कर के आ गया दोस्तों, कि परम शून्य ताप की बात करें तो 0 केल्विन में होगा, अगर केल्विन में होगा तो, और अगर फ़ारेनहाइट में है तो -459.40 फ़ारेनहाइट में होगा, और अगर सेल्सियस में होगा तो 273 डिग्री सेल्सियस में होगा, जो कि ये परम शून्य ताप को दर्शाएगा। क्या होगा ये, परम शून्य ताप को दर्शाएगा ये, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। ये तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य का जीवन जिस पर संभव नहीं हो सकता वह अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान है। तो देखिए दोस्तों, हम मनुष्य का तापमान को अगर थर्मोमीटर से मापते हैं तो किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो जब फ़ारेनहाइट में मापते हैं दोस्तों, तो मनुष्य का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर तापमान बढ़ा तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। जैसे कि तापमान बढ़ता है दोस्तों, तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर 98 डिग्री है, वो थर्मामीटर से मापने के बाद 99 शो कर रहा है, 100 शो कर रहा है, 100 फ़ारेनहाइट, या तो फिर 105 फ़ारेनहाइट शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें बुखार है। इसका मतलब क्या है कि हमें बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया शरीर का, इसका मतलब क्या है, हमें बुखार है, हमें क्या है, बुखार है। तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर आपका बुखार है तो आप जीवित रह जाएंगे, लेकिन इससे अगर आगे गया तो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इधर बढ़ गया टेम्परेचर तो 110 तक क्या कर सकता है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो जी सकता है, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर इसका तापमान पीछे अगर कम होने की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, तब भी ये जीवित रह सकता है, तभी कोई व्यक्ति क्या है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जीवित रह सकता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या है दोस्तों, जीवित रह सकता है, लेकिन इससे अगर तापमान और घटा या कम हुआ तो भी आदमी मर जाएगा, तो भी आदमी क्या होगा, मर जाएगा। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तो होना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो बुखार है, और इससे कम है तो फिर भी डॉक्टर को इलाज करना चाहिए कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जीवन संभव नहीं हो सकता, वह अधिकतम तापमान की बात करें तो 110 फ़ारेनहाइट तक से अधिक होगा तो आदमी मर जाएगा, जीवित नहीं हो सकता। 110 तक झेल जाएगा, झेल सकता है, जी सकता है, लेकिन उसे इलाज कराना होगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि जी सकता है मतलब कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका बुखार है तो वो उसी तरह चल रहा है, इलाज नहीं करा रहे हैं, इलाज कराना जरूरी है। तो वो 110 फ़ारेनहाइट से अधिक पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये भी दोस्तों क्या है, एएलपी में ही पूछा गया है 2007 का एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ज्वार मापी में निम्नतम चिन्ह 95 यानी कि 95 फ़ारेनहाइट पर अंकित होता है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, तो अभी हमने बताया दोस्तों ऊपर में, अगर पिछले क्वेश्चन में, कि अगर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तब भी व्यक्ति मर जाएगा, और अगर 95 फ़ारेनहाइट से भी कम होता है तब भी व्यक्ति मर जाएगा, नहीं जी पाएगा।
क्या होगा, नहीं जी पाएगा। तो इससे नीचे ताप नहीं माप सकते हैं, गलत। थर्मामीटर क्या इससे नीचे तापमान नहीं माप सकता है? बिल्कुल माप सकता है। इससे नीचे ताप पर मनुष्य नहीं जी सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर होगा। बिल्कुल बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी पर ग्राम है। इसका मान जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.1 0.1 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है। क्या है, पर ग्राम दिया गया है। तो देखिए हम आसानी से क्या, हम क्या क्या जानते हैं दोस्तों, पहले डाटा को लिखिए। हम क्या जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है, बिल्कुल जानते हैं। और हम क्या जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 केजी होता है, 1 केजी होता है। तो यहाँ पे 1 ग्राम बराबर अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम बराबर, तो यहाँ पे हम 1 ग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/1000 1/1000 केजी, या तो इसी को हम 1/10 के पावर 3, तो यही 10 के पावर 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं। लेकिन यही इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -3 केजी हो, -3 केजी हो जाएगा, -3 केजी हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर इतना। तब जीरो यहाँ पे 0.1 कैलोरी है दोस्तों। क्या इस 1 कैलोरी के जगह पर हम क्या 4.2 जूल को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो 0.1 को रहने देते हैं, इस कैलोरी के जगह पर कुछ नहीं, तो हम क्या, हम इसको 0.1 इंटू 1 कैलोरी लिख सकते हैं क्या? 1 से अगर किसी को गुना या भागा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस 1 कैलोरी की जगह पर क्या करेंगे, 4.2 जूल को हम रख दिया। हमने क्या किया, रख दिया। अब इस नीचे कुछ नहीं, तो मान लेते हैं क्या है, 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना है, 10 के पावर -3 है, यानी कि ये ग्राम क्या है, हमारा बट्टा में है। तो 10 के पावर -3, 10 के पावर -3। और इसको क्या लिखेंगे हम, केजी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। अब अब ये माइनस क्या है दोस्तों, 10 के पावर -3 है। अब इसी को अगर इसको गुना कर देते हैं 0.1 और 4.2 को, तो ये क्या होगा, 4.2 होगा, लेकिन 0.42 हो जाएगा, पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा। और ये नीचे क्या है, माइनस में है। जब यही ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस ऐड करते चलो, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.42, 0.42 10⁻³ यानी कि एक ही ऑप्शन है बी नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 50 ग्राम ठोस पदार्थ को 5 कैलोरी पर सेकेंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है, विशिष्ट ऊष्मा पूछा गया है। यानी कि एस बराबर, हमने क्या बताया कि एस बराबर कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट है हमारा ये। तो ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो Q बराबर कितना दिया गया है, 5 कैलोरी, यानी कि 1 सेकंड में कितना ऊष्मा को वो ऊष्मा प्रदान करता है, 5 कैलोरी। 1 सेकंड, प्रति सेकंड कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में 5 कैलोरी ऊष्मा वो प्रदान करता है। तो ऊष्मा Q बराबर कितना है, 5 कैलोरी है। मास या द्रव्यमान की बात करें, कितना दिया गया है, 50 ग्राम है। कितना है, 50 ग्राम है। और टेम्परेचर का डिफरेंस की बात करें तो एक यानी कि प्रति मिनट में, यानी कि प्रति मिनट कहने का मतलब है कि 1 मिनट में टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 मिनट में 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और समय की बात करें, कितना दिया गया है, समय 1 मिनट। तो मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, 60 सेकंड, समय को सेकंड में चेंज कर देंगे। पूछा क्या गया है कि विशिष्ट ऊष्मा, तो Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। हमें क्या चाहिए, S चाहिए, तो S को एक तरफ ले जाएंगे, फिर Q ऊपर, फिर M ये नीचे आ जाएगा, फिर डेल्टा टी नीचे आ जाएगा। तो Q बराबर कितना, Q बराबर 5, और मास कितना है, 50 ग्राम। और टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 11 डिग्री
सेल्सियस। 11 डिग्री सेल्सियस कितना है? 11 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों ये कितना प्रति सेकंड, यानी कि समय की क्या बात कर रहा है, यानी कि कितना समय की बात कर रहा है? 60 सेकंड में स्पेसिफिक हीट पूछा गया है, तो कितना सेकंड में? 60 सेकंड में। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। यानी कि 60 सेकंड, तो यानी कि इसको क्या करेंगे हम? समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। समय से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रति सेकंड बोला गया है, इसका मतलब हीट जो उष्मा दिया गया है Q बट्टा टी दिया गया है। Q बट्टा टी दिया गया है, तो यहाँ पे Q बट्टा टी समय भी हम लिख सकते हैं, Q बटा टी समय भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से, तो उसी से यहाँ पे समय क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। 1 0 से 1 0, फिर 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। फिर 11 से हम क्या करेंगे? यानी कि 6/11 स्पेसिफिक हीट जो हो जाएगा क्या होगा? 6/11। तो 11 से डिवाइड करने पर 11 × 5 = 0 आएगा, यानी कि पॉइंट। फिर 11 × 5 = 55, कितना बच गया? 5, यानी कि 11 चौके 44, फिर 44 यानी कि 6, फिर 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। तो इतना यानी कि 0.545 क्या होगा दोस्तों? स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट, यानी कि यहाँ पे आंसर ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी धातु का द्रव्यमान जो है 50 ग्राम तथा विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों? धारिता। धारिता की बात करिए, धारिता को क्या कहा जाता है? हीट कैपेसिटी कहा जाता है। धारिता को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हीट कैपेसिटी निकालने की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट कितना दिया गया है? 0.5 विशिष्ट उष्मा है। ये तो क्या है दोस्तों? विशिष्ट उष्मा दिया गया है, विशिष्ट उष्मा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हीट कैपेसिटी। तो हीट भी मालूम नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं मालूम है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? Q बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ms डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे इस हीट की जगह पर क्या लिखेंगे? ms डेल्टा टी लिखेंगे, अपॉन क्या होगा? ये डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला क्या हो गया? और निकल करके आ गया कि हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा, या हीट कैपेसिटी का, वो क्या होगा? ms होगा। क्या होगा? ms होगा। ms यानी कि मास और स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो मास कितना है? मास कितना है दोस्तों? 500 ग्राम दिया गया है। और स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.5, 0.5 दिया गया है। यानी इसको जब गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 पर क्या होगा? 2 0। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा। यानी कि 250 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर आ जाएगा। तो 250 कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर का ऑप्शन है। ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ही धातु की बनी दो वस्तुओं की उष्मा धारिताओं में 3:4 का अनुपात है, तो उनके द्रव्यमान में अनुपात होगा, उनके द्रव्यमान में अनुपात होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है? उष्मा धारिता यानी कि हीट कैपेसिटी। हमने क्या देखा कि हीट कैपेसिटी का जो दो एक ही धातु के बनी, यानी कि धातु क्या है? एक ही धातु है। एल्युमिनियम का एक छोटा टुकड़ा इतना है, ये है। मान लेते हैं कोई पदार्थ धातु है, मान लेते हैं एक धातु ये है, एक धातु ए है। तो एक धातु, दोनों धातु क्या? धातु सेम है, धातु क्या है? सेम है, लेकिन हीट कैपेसिटी क्या है? का रेशियो अलग अलग है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी C1 मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं? C2, इसका C2। तो C1/C2 का जो अनुपात दिया गया है वो 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है। तो C1/C2 यानी कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा? हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हीट इन बटा चेंज इन टेम्परेचर। अब इसी फॉर्मूला को हमने क्या निकाला? ms, काट के निकाला ms। तो हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला क्या होता है? ms हो जाता है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ms हो जाता है। तो ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ऊपर क्या मान लेते हैं? m1 और s1 बट्टा m2 S2, M2 S2। लेकिन दोस्तों, जब हमने क्या बताया कि पदार्थ अलग अलग पदार्थ होता है तो अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। क्या होता है? अलग अलग स्पेसिफिक होता है।
स्पेसिफिक हीट होता है, लेकिन दोनों पदार्थ क्या है, सेम है। क्या है यहाँ पे, क्या बोले, एक ही धातु की बनी हुई है, तो एक ही धातु की बनी हुई है तो सेम धातु है, तो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो बराबर होगा। वो क्या होगा, बराबर होगा। जब स्पेसिफिक हीट बराबर होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m1 s बट्टा m2 s। तो यहाँ से ये स्पेसिफिक हीट क्या होगा, कट जाएगा। और C1 बराबर क्या है, दिया गया है, C1 बराबर 3 यानी कि 3/4। तो m1 बराबर क्या होगा, m1/m2, यानी कि मास और यानी कि दोनों का द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो 3:4 ही होगा। द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, 3:4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परम शून्य तापमान इस प्रकार लिया जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या बताया दोस्तों, कि अगर 0 केल्विन है तो ये भी हमारा क्या है, परम शून्य ताप है, या तो जीरो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप या तो तापमान। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 459.40 फ़ारेनहाइट, ये भी परम शून्य ताप है। और सेल्सियस की बात करें तो -273 है। तो यहाँ पे पूछा किस में गया है, सेल्सियस में है, तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है और उसका प्रसरण होता है, इसके कारण वस्तु में ज्यामितीय बदलाव आएगा, यह बदलाव क्या होगा। देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का क्लास करा रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था दोस्तों कि जब कोई बर्तन होता है और उसको गर्म किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, क्या होगा, उसे हीट किया जाएगा, तो हीट करने के बाद वो क्या होता है, फैलता है। वो क्या होता है, फैलता है। क्या होता है दोस्तों, फैलता है, मतलब इसके अंदर में जो आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। वॉल्यूम में क्या होगा, वृद्धि होगा। आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब हम खाना प्रेशर कुकर में बनाते हैं, प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें होता क्या है कि जब हम हीट करेंगे तो इसका अंदर का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर में बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दाब क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा। और जब दाब बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जल का जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि उसके अंदर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी बनता है, यानी कि जल्दी वो बॉयल हो जाएगा। क्या होगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो क्या तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, दाब के कारण पानी के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगा, बिल्कुल सही। दाब के कारण भोजन कणों को मृत्यु बनाना है, बिल्कुल नहीं। दाब और तापमान के कारण भोजन के कणों में मृत्यु बनाना, भोजन कणों को भाप के अंदर अधिक समय तक रखना, गलत। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी का घनत्व तो लगभग डैश केल्विन पर सबसे अधिक है, डैश केल्विन पर अधिक है। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले जब बेसिक साइंस बेसिक क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, एक होता है क्या, आयतन। यहाँ पे क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा क्या है यहाँ पे, डेंसिटी यानी कि घनत्व। क्या होता है, घनत्व। तो बात को समझिएगा दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आयतन जो होता है सबसे कम होता है। हमने याद करने का क्या तरीका बताया था दोस्तों, कि दोनों को वॉल्यूम, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम अधिक होगा या डेंसिटी अधिक होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले वॉल्यूम का वर्ड लिखना है और डेंसिटी का वर्ड लिखना है। तो डेंसिटी का वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। वॉल्यूम का कितना है, 1 2 3 4 5 6 6। तो जो अंक में अधिक होगा
वो ही क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और आयतन क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होगा। ये दोस्तों सिर्फ याद करने के लिए है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा, कम होगा, और घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो क्या बोला है, पानी का घनत्व लगभग 10 केल्विन पर सबसे अधिक होगा। तो हमारा क्या, हम जानते हैं केल्विन पर हमारा सेल्सियस पर सबसे क्या होता है, अधिक होता है, सेल्सियस पर अधिक होता है। तो केल्विन में हम निकाल लेंगे केल्विन पर कितना कब अधिक होगा। तो सेल्सियस बराबर यहाँ पे 4/5 से 5, तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, 5 से 5 क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे सी बराबर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस लेंगे। के माइनस 273, ये 273 क्या है, माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 273 प्लस 4, तो केल्विन बराबर 277, यानी कि 277 केल्विन पर डेंसिटी घनत्व क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। लेकिन आयतन क्या हो जाएगा, 277 केल्विन पर कम हो जाएगा। 277 पर आयतन कम हो जाएगा, डेंसिटी अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगले क्लास में दोस्तों हम बाकी का क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो अगले क्लास में दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को करवा देंगे। बाकी दोस्तों रेगुलर हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे, और आपका दोस्तों रिवीजन हम करा देंगे। और बाकी दोस्तों आप रिवीजन चालू रखिए, रिवीजन चालू रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों अगर पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।